नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कवायद जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं के बीच भी होगी बातचीत। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर के दर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन और बेंयामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत। मौजूदा हालात पर की चर्चा। और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार जीता पदक। जापान से सेमीफाइनल हारने के बाद कांस्य पदक से किया संतोष। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर बाद लाओ पीडीआर की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले साल इन बैठकों में पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। पीएम मोदी का ये 10वां आसियान दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर की राजधानी वियेनचियन में होंगे। सितंबर 2023 में जकार्ता में हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। अन्य प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत लाओ पीडीआर के आसियान समिति की थीम कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस का समर्थन करेगा। We have very close, friendly and historical and civilizational relations with Lao PDR. That includes a whole host of different areas of cooperation, including restoration of archaeological sites, capacity building, IT. We have also undertaken quick impact projects. We have undertaken transmission line projects, power projects, a whole host of different areas of bilateral cooperation. 1967 में आसियान के गठन से 1990 शीत युद्ध की समाप्ति तक कोई खास संबंध नहीं रहे। 1990 के बाद भारत ने आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया के एक समूह के तौर पर देखना शुरू किया। 2002 के बाद भारत और आसियान अपने संबंधों को शिखर सम्मेलन के स्तर पर ले जाने में सहमत हुए। 2012 में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर पर पहुंचाया। 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत ने आसियान क्षेत्र को अहम भागीदार के रूप में पहचान दी। 30 सालों की कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में भारत आसियान समग्र रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुला। साल 2022 से भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर काम लगातार जारी है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की बात करें तो इंडो पैसिफिक में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान की ओर से आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क पर काम पूरा किया जा चुका है। भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग जारी है।
पीएम मोदी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से इस मुद्दे पर भारत की नीतियों को सामने रखेंगे। In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. भारत के साथ साथ आसियान रीजन के 7 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का हिस्सा हैं, जो 2022 के बाद से एक नई आर्थिक समूह के तौर पर उभरा है। बिम्स्टेक में आसियान के 2 देशों थाईलैंड और म्यांमार के साथ भारत सहयोग कर रहा है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलकर काम करता है। जानकार मानते हैं कि गैर परंपरागत रक्षा सहयोग भारत और आसियान ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर नजर डालें तो 2022 में आसियान के साथ किया गया समग्र सहयोग समझौता इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट कहा जा सकता है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आसियान देशों ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी तिमोर लेस्टे, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान भारत की इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने का काम किया है। माना जा रहा है कि लाओ PDR में आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के दौरान आसियान के साथ मिलकर के भारत एक बार फिर से इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ की अपनी नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखता नजर आएगा। लाओ PDR में मेघना देव और कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, VNCN, DD न्यूज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए लाओ PDR की यात्रा पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो शेयर किया। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले लाओस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय लाओस दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 यानी कि आज और कल लाओस की यात्रा पर रहेंगे और ये यात्रा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी वहाँ की राजधानी वियंतियान में रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि लाओस इस समय आसियान की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत इस साल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल भी पूरे कर रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा भी करेगा और साथ ही साथ सहयोग की खातिर भविष्य की दिशा भी तय करेगा।
भारत के लिए ये यात्रा बेहद ही अहम है, क्योंकि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का मंच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में ये योगदान देता है। साथ ही ये भारत सहित EAS में भाग लेने वाले देशों के नेताओं को क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जुलाई महीने में लाओस का दौरा किया था और डॉक्टर जयशंकर आसियान की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी पहुंचे थे। आपको बता दें कि आसियान के कुल 10 सदस्य हैं और प्रधानमंत्री दिल्ली से लाओस के लिए अब से कुछ देर पहले रवाना हो चुके हैं। यहाँ प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाओस पहुंचेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और एक खास स्क्रीनिंग भी रखी गई है। वहाँ पर रामायण की खास स्क्रीनिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको वहाँ देखेंगे और वहाँ शिखर वार्ता और द्विपक्षीय बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा शुरू हो गई है और देश के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आउटरीच के विस्तार के लिए एक ये मील का पत्थर भी साबित होने जा रही है। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के स्थानीय रामायण के मंचन का अवलोकन करेंगे। लाओस की राष्ट्रीय भाषा लाओ में लिखी फ्रा लख फ्रा राम भारत में प्रचलित रामायण का लाओ संस्करण है। रामायण के अलावा संस्करण की कहानी यहाँ के मेकोंग नदी के आसपास घूमती है, जो यहाँ पर गंगा के समान महत्व रखती है। यहाँ का रामायण मंचन बौद्ध जातक कथाओं से भी प्रेरित है। भगवान राम की कहानी पूरे आसियान क्षेत्र को आपस में बहुत मजबूती के साथ जोड़ती है, क्योंकि सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो न केवल भारत बल्कि आसपास के जो क्षेत्रों में भी बहुत ही गहरी हो चली हैं। इस वक्त आप देखिए तो लाओ में रामाकियन कहते हैं जो यहाँ का रामायण है। और आप ये देखिए, ये लक्ष्मण, ये भगवान राम, ये सीता जी का मुकुट। आगे चलें तो आप रावण के मुकुट के जरिए जो रामलीला होती है, और मेरे पीछे कुछ रामलीला हो भी रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हनुमान जी, सुग्रीव, मंदोदरी, जटायु जिसको सतायु यहाँ पे कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मिल सकता है, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है कि अभी इंटरनेशनल रामायण जो फेस्टिवल हुआ था उसमें लाओ की जो टीम थी उसने अयोध्या में परफॉर्म किया था। और आपको बताएं कि लाओ PDR पहला ऐसा देश है जो कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद भगवान के राम जी के नाम पे एक स्टैंप का भी अवलोकन किया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जो कि एक विशेष तत्व माना जाता है पूरे रामायण का, उसको रामाकियन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसका अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ सभी जो साथी कलाकार हैं उनका भी उत्साहवर्धन करेंगे। तो जो रामायण न केवल लाओ बल्कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे तमाम देशों में अलग अलग ग्रुपों में मनाई जाती रही है। और ये जो 2024 है उसको इंटरनेशनल ईयर फॉर रामायण भी मनाया जा रहा है। ये एक मुख्य आकर्षण होने जा रहा है। कैमरामैन महेश जोशी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, लाओ PDR। इससे पहले जुलाई 2024 में लाओस ने अयोध्या के श्री राम लला पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। इस खास डाक टिकट पर भगवान राम की फोटो बनी हुई है। वहीं दूसरे टिकट में गौतम बुद्ध नजर आ रहे हैं। ये खास टिकट दोनों देशों की सम्मिलित सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर गठबंधन की सरकार की, जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार के लिए गठन को तैयार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जाने से पहले अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री तय करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी
हो सकती है। हाल ही में घोषित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इसका ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद गठबंधन ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभवतः शनिवार को या फिर सोमवार को हो सकता है। दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। टाटा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टाटा के योगदान की बदौलत झारखंड को पूरी दुनिया में अलग पहचान मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। वार्षिक अधिवेशन का विषय है विकसित भारत एट 2047, उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर। इस अधिवेशन में उद्योग जगत से लगभग 1500 व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, अधिवक्ता आदि भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और पूरा देश समर्पण एवं निष्ठा के साथ उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडरों का सम्मेलन 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। इसका 2 दिवसीय पहला चरण आज से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। सम्मेलन का दूसरा चरण 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन के पहले 2 दिवसीय सत्र के दौरान सेना की युद्ध क्षमताओं को तेज करने और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर विचार विमर्श के साथ साथ तकनीकी प्रगति और वैकल्पिक रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सम्मेलन में को संबोधित करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कैबिनेट के फैसलों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लेते हुए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क जारी रखने का फैसला किया है। सरकार की इस पहल से देश की बड़ी आबादी को पोषण युक्त योजना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में पोषण सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। देश में पोषण सुरक्षा की आवश्यकता पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुरूप देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं
एकीकृत बाल विकास सेवा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम पोषण के माध्यम से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति की पहल शुरू की गई। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में पोषण युक्त चावल को उपलब्ध कराने की पहल को लागू करने का निर्णय लिया। अब तक सभी 3 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। खाद्य पदार्थों को पोषण युक्त बनाने की प्रक्रिया का उपयोग दुनिया भर में लोगों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में किया गया है। भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म पोषण तत्वों की आपूर्ति के लिए चावल एक आदर्श साधन है, क्योंकि देश की 65% आबादी चावल का उपयोग मुख्य भोजन के रूप में करती है। चावल फोर्टिफिकेशन में FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित चावल में सूक्ष्म पोषण तत्वों, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से भरपूर पोषण युक्त हिस्से को शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी हमले से पैदा हुए हालात पर फोन पर चर्चा की है। व्हाइट हाउस के अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी फोन पर हुई इस बातचीत में शामिल हुई। बातचीत करने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में संपर्क में रहने और हालात पर नजर बनाए रखने पर सहमति जताई है। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से लेबनान में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने का भी आग्रह किया है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के आतंकवादी सेल के प्रमुख को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना ने एक्स पर जानकारी दी है कि आज सुबह हिजबुल्लाह के गोलान आतंकवादी नेटवर्क में सक्रिय आतंकवादी अदहम जाहोत को मार गिराया गया है। आतंकवादी जाहोत सीरिया के कुनेत्रा इलाके में हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा था। खेल की खबरों में भारतीय महिला टीम ने बुधवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला टीम का सेमीफाइनल में सामना जापान से था, जहां मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया। यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को क्वार्टर फाइनल में हराकर पक्का किया था कि कांस्य पदक में जीत कर आएगी। महिला T20 विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इनके अलावा शेफाली वर्मा ने 43 रन, रॉड्रिगेज ने 16 और ऋचा घोष ने 6 रन बनाए। वहीं भारत द्वारा दिए गए 174 रन का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 90 रन पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3 विकेट झटके। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के साथ खेले गए दूसरे T20 मैच को 86 रन से अपने नाम कर लिया है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह के शानदार अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 221 रन बनाए थे। भारत द्वारा दिए गए 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 135 रन ही बना सकी और मैच हार गई। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव और रियान पराग ने भी 1-1 विकेट लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।